दोस्तों, भाषा की सही नॉलेज एक ऐसी कला होती है जिसे पॉलिटिशियन हो या फिर कंपनियां, जिसके माध्यम से हमारे दिमाग में एक गहरा असर डालती है और हमें अपना प्रोडक्ट बेचती है। तो इसी बात को ऑथर इस बुक में समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए सही भाषा का नॉलेज होना कितना ज़रूरी होता है और ये कितना बड़ा रोल निभाता है। इस बुक के ऑथर जोसेफ जे रोम अमेरिकी राइटर, ब्लॉगर, फिजिसिस्ट और मौसम एक्सपर्ट भी रह चुके हैं, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर भी काम किया है। जो ग्रीन एनर्जी के सही इस्तेमाल से कैसे दुनिया को बचाया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। भाषा एक ऐसा एलिमेंट है जिसे सुनकर हमें हंसी, गुस्सा या फिर रोना भी आ सकता है। यही कला का इस्तेमाल म्यूजिक, मूवी या फिर ब्लॉग में भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ कहानियाँ हम कभी नहीं भूलते, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। जैसे बचपन में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, जो हमें आज तक याद है। इस कला का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, वो चाहे मौर्य साम्राज्य के समय में हो या फिर ग्रीक के समय पर। इस कला का इस्तेमाल बाइबल तक में हुआ है, और वो चाहे शेक्सपियर की कहानियाँ क्यों ना हो, उनमें भी हुआ है। और आज भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिशियन इसका इस्तेमाल तरह तरह से कर रहे हैं। जब 1992 में एडवर्ड मैक्सरी और डेविड ग्लेनमिक ने सारी कंपनियों की एड्स पर रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि बड़ी से बड़ी कंपनी हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट, भाषा के महत्व को बखूबी समझता है। इसी के सॉल्यूशन के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने पास्ट में अरबों डॉलर इस पे खर्च कर दिए थे, जिनका मकसद था कि किस तरह से वो और उनके प्रोडक्ट लोगों को लाइफ टाइम तक याद रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए हनी एड्स की बात आती है तो हमें कैडबरी 5 स्टार चॉकलेट की याद आती है। उनका सबसे पॉपुलर स्लोगन है, जो खाए हो जाए। इसी तरह कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल मार्केटिंग में भी किया जाता है। तो अब बात आती है कि आखिर हम भी कैसे लोगों पर अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, तो अपनी बात को समाज तक कैसे सरल भाषा में समझा सकते हैं। इसे ही पिछली हिस्ट्री में हुई घटनाओं से समझेंगे। जैसा कि ऑथर कहते हैं, हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आसान शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग खुद को समझदार दिखाने के चक्कर में मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि लोगों को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती। और हिस्ट्री में नज़र डालें तो जितने भी कामयाब या सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने सिर्फ भाषा की अहमियत को ही समझा है, उन्हें आसान शब्दों में कहने की कोशिश की है। जैसे विंस्टन चर्चिल, जिनका नाम आपने तो सुना होगा, जो ग्रेट ब्रिटेन के सबसे पॉपुलर नेता रहे थे, जो बोलते ऐसा थे जैसे कोई 10 साल का बच्चा बात कर रहा हो, जिस कारण उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इसी व्यक्ति की कई बात में इतना दम था कि जिसकी वजह से अलाइड पावर हिटलर को हराने में कामयाब साबित हुई थी। विलियम शेक्सपियर, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर राइटर में से एक है, जिनकी 17वीं सदी में कही गई बात टू बी नॉट टू बी, जिसका हिंदी मतलब होता है रहा जाए या ना रहा जाए, इस लाइन को समझने के लिए आज भी लोग लगे हुए हैं। शेक्सपियर की कहानियों में लाइन सिंपल होती है, लेकिन उनकी कही गई बात में इतनी गहराई होती थी कि जिन्हें समझने में लोगों को सदियां लग जाती थी। और उसी तरह मार्टिन लीथर किंग जूनियर, जिनकी स्पीच सुनने के लिए लोग हजारों मीलों से पैदल चलकर आते थे। इनका एक स्पीच का नाम था मेरा एक सपना है, जो बात एक छोटे से बच्चे तक को समझ आ जाती थी। जो स्पीच इतनी फेमस है कि उसे आज भी याद किया जाता है। और उसी तरह बराक ओबामा, जिनकी स्पीच थी हाँ हम कर सकते हैं, ये भी एक सिंपल लाइन थी जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता है। और 2004 में जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में ओबामा ने 2 सेंटेंस में अमेरिका का 6 बार नाम लिया, तो लोग समझ गए कि ये किसे संबोधित कर रहे हैं। इसी तरह हर स्पीकर अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। इसी तरह पास्ट में कई लोग रहे जो आसान शब्दों से अपनी बात को बयां करते थे। और आपने स्कूलों में देखा होगा, अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें याद रह जाती है। और उसी तरह किसी बात को अगर किसी को बार बार कहा जाए तो वो उनके दिमाग में उतर जाती है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल गाने हैं, जो कई हॉलीवुड और बॉलीवुड सिंगर जो अपने बहुत सारे गाने में बार बार अपना नाम लेते हैं या फिर उस गाने का नाम दोहराते हैं, और आर्टिस्ट हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। और इसी तरह कई धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे, जो अच्छे राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे, जो क्रिश्चियन थे और बाइबल से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो अपनी बात को कई बार दोहरा कर लोगों तक पहुँचाया करते थे, जो स्पीच शुरू करने से पहले कहते थे ओह गॉड, जिसके बाद ही आगे की स्पीच शुरू करते थे।
और आप देखते होंगे जब अक्सर दो लोग बहस करते हैं तो उनमें से एक आदमी दूसरे व्यक्ति की बात का मजाक बनाने लगता है, जिससे कि उसकी बात गलत साबित हो जाए। जैसे 1970 के दशक में जब राइटर ने, जिसका नाम माइकल क्रिश्चियन था, उस टाइम साइंटिस्ट कई सारे प्रिडिक्शन कर रहे थे। उसने लिखा धरती बहुत ठंडी पड़ने वाली है और बहुत ही जल्द बर्फ से ढक जाएगी। इसके बाद जॉर्ज विल नाम के एक जर्नलिस्ट ने उसको इतनी बार दोहरा दोहरा कर न्यूज़पेपर में छाप दिया कि उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, जिसका मकसद साइंटिस्टों को गलत साबित करना था। लेकिन 2008 में इस बात को फिर से दोहराया गया। तब देखा कि 1960 से 1980 के बीच के दशकों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे ये हुआ कि साइंटिस्टों को तो कभी नहीं कहा गया कि वो गलत है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका मजाक उड़ाया गया। और एक तरीके का इस्तेमाल शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में भी किया था। इसमें बूट सीजर को मार देता है। उसे लगता था कि वो ताना सा बन जाएगा, लेकिन होता है इसका उल्टा है। जिसका कारण था उसे बोलने का तरीका नहीं आता था। जो बताता है कि उसने सीजर को क्यों मारा, तब कहता है जनता से वो कितना प्यार करता है, जो किसी बिना रीज़न के बताते हैं। और फिर उसके बाद मार्क एंटोनी आते हैं और जब वो बोलना शुरू करते तो शुरू में वुड्स की तारीफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो सीजर की इतनी अच्छाई बताते हैं कि वो सीजर उनके लिए क्या सोचता था और उनके लिए क्या करना चाहता था, और वुड्स ने बिना वजह उन्हें मार दिया। उन्होंने शुरुआत में ही कहा, ये कहानी है एक महान राजा की जिसने सारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। और सिर्फ एक महान राजा नहीं जिन्होंने गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ी, बल्कि हजारों गुलामों को आज़ाद भी कराया। अभी तक कहानी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन अंदाज़ा लग गया था कि कहानी में क्या आने वाला है। इसने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और 1963 में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिंकन मेमोरियल पर खड़े होकर कहा, आने वाले मार्च में जो आज़ादी की पहल करेगा उसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसी तरह उन्होंने सबसे पॉपुलर स्पीच हैव ए ड्रीम, इसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने शुरू में कह दिया था उनकी स्पीच आज़ादी पर निर्भर है, इसे हर कोई समझ सकेगा। बाइबिल में भी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। जेकोब एक बहुत अच्छा इंसान और एक चहेता बेटा था, जिसकी वजह से उसके भाई उससे जलते थे, जिसके चलते उसके भाई उसे बाजार में गुलाम की तरह बेच देते हैं, जहाँ पर बाद में चलकर वो राजा बन जाता है। कुछ समय बाद उसके भाइयों के राज्य में सूखा पड़ता है और फिर कुछ न कर सकने के कारण उसके भाई परेशान होकर उसके पास आते हैं और उससे मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन जेकोब उनको पुरानी बातों की सजा न देकर उनकी मदद करता है, जिससे वाकई में पता चल जाता है कि जेकोब एक अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। और मेटाफर टेक्निक का इस्तेमाल अक्सर शेक्सपियर की कहानियों में किया जाता है, जैसे रोमियो एंड जूलियट में, जिसमें रोमियो जूलियट से कहता है क्या मैं तुम्हें गर्मी का दिन कहूँ, तो मेरे घर में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसका कहने का रीजन था, जिसके कारण गर्मी का मौसम उनके लिए राहत का दिन लेकर आता है। इस तरह जूलियट को भी गर्मी का दिन का कहने का मतलब है वो उसके होठों पर मुस्कान लेकर आती है। अगर इसी बात का मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम ना होती तो शायद हम ना मुस्कुराते। मेटाफर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें बिना मतलब की चीज़ों को भी मीनिंगफुल ढंग से समझाया जाता है। ये हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को इमेज के रूप में क्रिएट कर देती है। वैसे तो जूलियट को गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको एक जैसा बना दिया गया है। कानमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने स्टडी में यह साबित किया है कि मेटाफर टेक्निक का इस्तेमाल हमारे दिमाग में किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए किया जा सकता है। जैसे डेट्रॉइट और मिशिगन में हर साल से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, लेकिन डेट्रॉइट क्राइम के लिए मशहूर है। इसलिए जब भी वहाँ के स्टूडेंट को पूछा जाता है कि हत्याएं कहाँ ज़्यादा होती है, तो उनका जवाब होता है डेट्रॉइट में। कारण था कि वहाँ अपराध की संख्या ज़्यादा थी। इसी तरह हमारा दिमाग भी किसी चीज़ को याद करने के लिए कंपैरिजन करता है। मेटाफर का एक अच्छा एग्जाम्पल राजनीति में देखा जा सकता है, जिसमें एक नेता की इमेज पॉजिटिव और दूसरे नेता की इमेज नेगेटिव बनाई जाती है, जिससे एक नेता हमें गलत दिखता है और जिसकी वजह से पॉजिटिव वाला नेता जीत जाता है। इस तरह 2004 में डेमोक्रेट्स ने मेटावर्स से रिलेटेड एक बड़ी कर दी थी। इस वजह से जॉर्ज बुश को समझदार और बेवकूफ दोनों दिखाया गया, जिसके कारण डेमोक्रेट्स की मेहनत बेकार हो गई। इसमें दिखाया गया था कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन के बीच में कनेक्शन है, वो इराक में बहुत सारे हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया है कि 9/11 के हमले में जॉर्ज बुश ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचारों ने उन्हें ख़त्म कर दिया। इसका डेमोक्रेट्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाषा का इस्तेमाल सही चीज़ों और गलत चीज़ों के लिए किया जा सकता है, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। एथेंस नाम के शहर में सोफिस्ट नाम का एक ग्रुप रहता था, जो भाषा के इस्तेमाल को अपने फ़ायदे के लिए करता था, जिसके माध्यम से वो डॉक्टर ना होते हुए भी अपने आप में एक अच्छा डॉक्टर साबित कर सकते थे। इसे देखते हुए प्लेटो नाम के एक फिलोसोफर ने कहा, यह तरीका लाजवाब है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करना बहुत बुरा है।
इसी तरह एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कंपनियां चाहती हैं कि आप उनका प्रोडक्ट जानें और उसे खरीदें। 1996 में केविन होगन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इसमें उन्होंने बताया था कि आखिर कैसे लोगों को ना कहने पर भी प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर किया जा सकता है। जैसे आपसे कहे आईफोन के बारे में मत सोचिए, तो आप ना सोचते हुए भी उसके बारे में सोचेंगे, तो इस तरह से आपके दिमाग में उसका इमेज आएगा। तो इस तरह से होगन ने देखा कि जब कहा जाए आप प्रोडक्ट के बारे में मत सोचिए, तब भी कोई भी उस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ करना चाहेगा। तो इस तरह से इस तरीके का इस्तेमाल कंपनी हो या फिर पॉलिटिशियन या फिर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन सभी करते हैं।